Today we are going to start Krebs cycle. Krebs cycle is also known as citric acid cycle or tricarboxylic acid cycle. It is called citric acid cycle because the first product formed in the cycle is citric acid, and as citric acid contains 3 carboxyl group, so it is also known as tricarboxylic acid cycle. Krebs cycle actually create the link between the metabolism of major biomolecules such as carbohydrates, proteins, lipids, and connect them or link them with electron transport chain etc. Metabolism of carbohydrates, lipids, and proteins form intermediates of TCA cycle or acetyl coenzyme A. As we discussed glycolysis and the end product of glycolysis is pyruvate, and then pyruvate is converted into acetyl coenzyme A. तो इस तरह इन सब मेजर बायोमोलिक्यूल्स के मेटाबॉलिज्म से हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट जो चीज़ें बनती हैं वो TCA साइकिल का इंटरमीडिएट्स बनती हैं या उसका फर्स्ट जो सबस्ट्रेट होता है वो बनता है. तो इस तरह ये दोनों प्रोसेस आपस में लिंक हो गए. फिर जो ये TCA साइकिल है ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही होती है, और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो भी माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही होती है. तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और TCA साइकिल आपस में लिंक्ड होते हैं कि TCA साइकिल से जो NADH और FADH2 बनते हैं वो फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाते हैं और वहाँ वो ATP में कन्वर्ट होते हैं, और जो फिर हम ATP हम बॉडी के फ्यूल के तौर पर यूज़ करते हैं. इनके मेटाबॉलिज्म से इंटरमीडिएट्स बनते हैं TCA साइकिल के एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है. फिर इंटरमीडिएट्स जो TCA साइकिल के हैं वो कैटाबोलाइज होते हैं और मतलब ब्रेक डाउन होती है इनकी, और ऑक्सीडेटिवली कैटाबोलाइज होते हैं, मतलब ऑक्सीडेशन होती है और NADH एंड FADH2 बनते हैं. जब ये दोनों चीज़ें बनती हैं तो फिर ये माइटोकॉन्ड्रिया में ही जो ETC हो रही होती है उसमें जाते हैं और वहाँ से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं ATP में, और वी यूज़ ATP एज द फ्यूल फॉर द बॉडी. TCA साइकिल जो है माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही होती है और ETC भी माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही होती है. सेकेंडली TCA जो है ये एक एरोबिक प्रोसेस है. वो कैसे कि जो NADH और FADH2 बनते हैं TCA साइकिल में, इनके इलेक्ट्रॉन्स ATC में जाकर फाइनली ऑक्सीजन एक्सेप्ट करता है. तो जब ऑक्सीजन इन्वॉल्व है तो उसका मतलब है कि ये एरोबिक प्रोसेस है. तो TCA साइकिल भी एक एरोबिक प्रोसेस है. कैटाबोलिज्म यानी ब्रेक डाउन ऑफ अमाइनो एसिड जो है वो इंटरमीडिएट प्रोवाइड करते हैं TCA साइकिल के लिए. कैटाबोलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड इंटरमीडिएट्स प्रोवाइड करते हैं TCA साइकिल को, और फिर TCA साइकिल इंटरमीडिएट प्रोवाइड करता है बहुत से एनाबॉलिक रिएक्शन के लिए, जैसे कि हीम की सिंथेसिस हो गई या ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो गई. तो TCA साइकिल जो है इंटरमीडिएट्स प्रोवाइड करता है एनाबॉलिक रिएक्शंस के लिए. ठीक है, तो इस तरह ये लिंक्स हैं TCA साइकिल के बहुत सी चीज़ें TCA साइकिल को इंटरमीडिएट्स प्रोवाइड करती हैं, और फिर TCA साइकिल कुछ चीज़ों की फॉर्मेशन के लिए इंटरमीडिएट्स प्रोवाइड करता है. ये नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज़ द फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए फ्रॉम पायरुवेट. पायरुवेट इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, और एसिटाइल कोएंजाइम ए हमें चाहिए होता है TCA साइकिल में. तो जो ग्लाइकोलिसिस है वो तो साइटोसोल में हो रही होती है, और जो क्रेब्स साइकिल है वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही होती है. तो इसका मतलब है कि हमें पायरुवेट को माइटोकॉन्ड्रिया में शिफ्ट करने की ज़रूरत है ताकि वहाँ पर पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो सके. पायरुवेट साइटोसोल में प्रेजेंट है, और ये कंसिडर करें आपके इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है. तो पायरुवेट साइटोसोल से इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आता है थ्रू अ कैरियर प्रेजेंट इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. और जब पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में इंटर हो जाता है तो फिर ये पायरुवेट कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स. पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स. एसिटाइल कोएंजाइम की प्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यही फर्स्ट स्टेप है क्रेब्स साइकिल का कि एसिटाइल कोएंजाइम ए कंडेंस होता है ऑक्सैलोएसीटेट के साथ और सिट्रेट बनाता है. सो वी नीड एसिटाइल कोएंजाइम ए फॉर क्रेब्स साइकिल. ये एंजाइम है जो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, इसको हम ज़रा डिटेल में डिस्कस करते हैं. पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम, इस एंजाइम की हम 4 चीज़ें डिस्कस करेंगे. फर्स्ट कि इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, सेकेंडली इसकी रेगुलेशन कैसे होती है, थर्डली कि इसके कोएंजाइम्स क्या हैं, और फोर्थ वन कि अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो फिर क्या होगा. फर्स्ट हम इसे कंपोनेंट्स डिस्कस करेंगे. 2 कंपोनेंट्स हैं इस एंजाइम के. एक ये कि ये एंजाइम एग्रीगेट है मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ 3 एंजाइम्स का. 3 एंजाइम्स की मल्टीपल कॉपीज़ का एग्रीगेट है, एंड सेकेंडली इसके 2 रेगुलेटरी एंजाइम्स हैं. तो ये 3 एंजाइम्स जो मल्टीपल कॉपीज़ जिनकी मिलकर एक एग्रीगेट बनाती हैं वो 3 एंजाइम्स कौन से हैं? एक पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज डिहाइड्रोजनेज है, ठीक है. दूसरा डायहाइड्रोलाइपोइल ट्रांसएसिटाइलेज है, और थर्ड वन इज डायहाइड्रोलाइपोइल डिहाइड्रोजनेज. जो पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज है इसको हम E1 भी बोलते हैं. फिर जो डायहाइड्रोलाइपोइल ट्रांसएसिटाइलेज है इसको हम E2 बोलते हैं, और इस लास्ट वन को हम E3 भी बोलते हैं. उसके अलावा जो दूसरा कंपोनेंट है इस एंजाइम का वो 2 रेगुलेटरी एंजाइम्स हैं. वो 2 रेगुलेटरी एंजाइम्स कौन से हैं? पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज काइनेज और फॉस्फेटेज. काइनेज क्या करेगा? पीछे हम पढ़ते आए हैं, काइनेज का काम है फॉस्फोराइलेशन करवाना, और फॉस्फेटेज का काम है डीफॉस्फोराइलेशन करवाना. ये हो गए इस एंजाइम के कंपोनेंट्स. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इस एंजाइम के को एंजाइम्स. इस एंजाइम के 5 को एंजाइम्स हैं, और को एंजाइम्स क्या करते हैं? वो कैरियर्स के या ऑक्सीडेंट्स के तौर पे काम करते हैं TCA साइकिल के इंटरमीडिएट्स के लिए. ठीक है, वो 5 को एंजाइम्स क्या हैं? फर्स्ट वन इज TPP which is also known as thymine pyrophosphate. Second coenzyme is lipoic acid. Third one is coenzyme A. Fourth coenzyme is NAD. And the last one is FAD. ठीक है, ये इस एंजाइम के 5 कोएंजाइम्स हैं.
एंजाइम के जो कंपोनेंट्स हैं वो तो 3 हैं हमारे पास, तो ये 5 को एंजाइम इनसे किस तरह रिलेट करेंगे कि जो ये थायमीन पायरोफॉस्फेट है ये E1 का को एंजाइम है, यानी E1 हमारे पास क्या था, पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज या डिहाइड्रोजनेज भी कहते हैं, तो ये थायमीन पायरोफॉस्फेट जो है ये इसका को एंजाइम है, जबकि लाइपोइक एसिड और को एंजाइम ए जो हैं ये दोनों E2 एंजाइम के को एंजाइम हैं, अंडरस्टैंड। और ये जो लास्ट 2 हैं ये हमारे पास E3 के को एंजाइम्स हैं। मैंने इनको ऐसे याद रखा हुआ है कि जिस रिएक्शन में भी डिहाइड्रोजनेज एंजाइम यूज़ होता है उसमें NAD और FAD का कोई ना कोई रोल होता है, तो सो ये जो थर्ड एंजाइम है जिसमें डिहाइड्रोजनेज यूज़ हो रहा है उसमें NAD और FAD का कोई ना कोई रोल होगा, ठीक है, और बाकी इन दोनों का आपको रट्टा मारना पड़ेगा। अब इन को एंजाइम्स में हम 2 और चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो थायमीन पायरोफॉस्फेट है इसमें थायमीन की डेफिशिएंसी की वजह से कोई डिजीज़ हो सकती है, और ये जो लाइपोइक एसिड है यहाँ इसमें आर्सेनिक की पॉइजनिंग हो सकती है। इनको हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। अब हम थायमीन डेफिशिएंसी को डिस्कस कर लेते हैं कि जब भी बॉडी में थायमीन डेफिशिएंसी होगी, विच मीन कि जब कोई पुअर इनटेक हो थायमीन की या फिर अल्कोहल अब्यूजर्स में इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन थायमीन की डिफेक्टिव हो जाती है तो बॉडी में थायमीन की कमी हो जाएगी। जब थायमीन की कमी हो जाएगी तो ये जो कोएंजाइम है थायमीन पायरोफॉस्फेट ये नहीं बनेगा। जब ये नहीं बनेगा तो ये E1 का कोएंजाइम है यानी इस एंजाइम का, तो ये एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा। जब ये एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा तो पूरा कॉम्प्लेक्स पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स काम नहीं कर पाएगा, तो पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट नहीं हो सकता। जब कोएंजाइम ए में कन्वर्ट नहीं होगा तो TCA साइकिल रन नहीं करेगी, और TCA साइकिल रन नहीं करेगी तो आगे फर्दर ATP नहीं बनेगा। जब ATP नहीं बनेगा तो ब्रेन को तो कंटिन्यूस सप्लाई एनर्जी की ATP की चाहिए होती है, तो ATP ही नहीं होगा तो ब्रेन को सप्लाई नहीं मिलेगी एनर्जी की, और न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज़ हो सकती हैं। वर्निकी कॉर्साकॉफ डिजीज़ होती है अल्कोहल अब्यूजर्स में स्पेशली। नाउ वी डिस्कस आर्सेनिक पॉइजनिंग। प्रीवियसली ग्लाइकोलिसिस में हमने पेंटावैलेंट आर्सेनिक जिसको हमने आर्सेनेट कहा था उसकी पॉइजनिंग डिस्कस की थी। यहाँ ट्राइवैलेंट आर्सेनिक जिसको आर्सेनाइट भी कहते हैं उसकी पॉइजनिंग होती है। ये ट्राइवैलेंट आर्सेनिक किस तरह पॉइजनिंग कॉज करता है कि ये लाइपोइक एसिड जो कोएंजाइम है इसके थायोल ग्रुप के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है। जब ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है तो ये जो कोएंजाइम लाइपोइक एसिड है कोएंजाइम के तौर पर एक्ट नहीं कर सकता, और ये जो एंजाइम E2 है डाइहाइड्रोलाइपोइल ट्रांसएसिटाइलेज ये एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है और पूरा कॉम्प्लेक्स पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स इनएक्टिव हो जाता है। और सेम एज इन द केस ऑफ थायमीन डेफिशिएंसी, जब ये कॉम्प्लेक्स इनएक्टिव हो जाता है तो पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम नहीं बन सकता, फर्दर सारा प्रोसेस नहीं हो पाता और ATP नहीं बन पाती। जो ATP अगर ब्रेन को नहीं मिलेगी एनर्जी तो फिर वहाँ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होंगे और डेथ भी हो सकती है। अब वी डिस्कस रेगुलेशन ऑफ पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। ऐसे ही है कि फॉस्फोराइलेशन पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स को इनएक्टिव कर देती है, जबकि इसका ऑपोजिट होता है जब डीफॉस्फोराइलेशन होती है तो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स एक्टिव हो जाता है। वो किस तरह होता है हम यहाँ देखते हैं। हमने पीछे डिस्कस किया था कि पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स के 2 रेगुलेटरी एंजाइम्स भी हैं, ये रेगुलेशन कॉज करते हैं। जब पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स का काइनेज रेगुलेटरी एंजाइम एक्ट करेगा तो वो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स की फॉस्फोराइलेशन कर देगा। जब उसकी फॉस्फोराइलेशन होगी तो वो इनएक्टिव हो जाएगा, लेकिन जब उसकी फॉस्फेटेज रेगुलेटरी एंजाइम एक्ट करेगा तो वो फॉस्फेट को रिलीज कर देगा, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स एक्टिव हो जाएगा। देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज काइनेज एंजाइम को इनहिबिट कर देती हैं। वो चीज़ें हैं ATP, NADH और एसिटाइल को एंजाइम A। जब ATP की कंसंट्रेशन NADH की ज़्यादा होगी इसका मतलब है कि हमारी बॉडी में इनफ रिजर्वायर ऑफ एनर्जी मौजूद है, हमें मजीद एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज काइनेज एंजाइम को एक्टिव कर देंगी। वो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स को इनएक्टिव कर देगा उसकी फॉस्फोराइलेशन करके, और मजीद पायरुवेट एसिटाइल को एंजाइम A में कन्वर्ट नहीं होगा। इसी तरह अगर एसिटाइल को एंजाइम A इनफ अमाउंट में पहले से मौजूद है तो हमें मजीद पायरुवेट को एसिटाइल को एंजाइम A में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इस केस में भी काइनेज एंजाइम एक्ट करेगा और पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स को इनएक्टिव कर देगा। और पायरुवेट की इनफ अमाउंट प्रेजेंट होगी तो इसका मतलब है कि पायरुवेट को एसिटाइल को एंजाइम A में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है, तो वो इसको इनहिबिट कर देगा। जब ये इनहिबिट हो जाएगा तो इसकी इनएक्टिवेशन नहीं हो पाएगी, ये एक्टिव हो जाएगा और पायरुवेट ज़्यादा से ज़्यादा पायरुवेट को एसिटाइल को एंजाइम A में कन्वर्ट करेगा। अब हम फॉस्फेटेज की बात करते हैं, कौन सी चीज़ें जो फॉस्फेटेज को एक्टिव करती है या स्टिमुलेट करती है। तो इंक्रीज इन कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन जो है ये फॉस्फेटेज को एक्टिव कर देगी, जो कि डीफॉस्फोराइलेशन कॉज करेगा और पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स को एक्टिव कर देगा। क्या कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन स्पेशली स्केलेटल मसल में ज़्यादा होती है जहाँ कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है और जहाँ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। अब हम इसकी डेफिशिएंसी को डिस्कस करते हैं। इसकी डेफिशिएंसी X लिंक्ड है, इसका मतलब है कि ये बहुत मेल और फीमेल में इसकी डेफिशिएंसी हो सकती है और डोमिनेंट है। ठीक है, होती क्यों है कि जो E1 एंजाइम है ये टेट्रामेरिक है और इस टेट्रामेरिक एंजाइम के अल्फा सब यूनिट का जीन जो होता है वो डिफेक्टिव हो जाता है। E1 जो एंजाइम है वो टेट्रामेरिक है और टेट्रामेरिक एंजाइम का जो अल्फा सब यूनिट है उसका जीन डिफेक्टिव हो जाता है। जब उसका जीन डिफेक्टिव होगा तो अल्फा सब यूनिट नहीं बनेगा, जब ये अल्फा सब यूनिट नहीं बनेगा तो E1 प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करेगा और पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स इनएक्टिव हो जाएगा, वो काम नहीं कर सकेगा। जब ये इनएक्टिव हो जाएगा तो पायरुवेट एसिटाइल को एंजाइम A में कन्वर्ट नहीं हो सकेगा। जब ये इसमें कन्वर्ट नहीं होगा तो फिर ये किस में कन्वर्ट होगा, लैक्टेट में कन्वर्ट होगा। जब ये ज़्यादा से ज़्यादा लैक्टेट में कन्वर्ट होगा तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगी, लैक्टिक एसिडोसिस। और जब पायरुवेट एसिटाइल को एंजाइम A में कन्वर्ट नहीं हो रहा तो यहाँ कोई ATP भी नहीं बनेगी। ब्रेन इज सेंसिटिव टू लैक्टिक एसिडोसिस और दूसरा उसको एनर्जी भी नहीं मिल रही, तो इस तरह ब्रेन प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करेगा, न्यूरोडीजेनरेटिव डिजीजेज हो जाएंगे।
इसको हम रिव्यू कर लेते हैं कि जब पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट नहीं होगा पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से, तो एटीपी नहीं बन पाएगी। सेकेंडली, पायरुवेट लैक्टेट में कन्वर्ट होता रहेगा और लैक्टिक एसिडोसिस रिजल्ट होगी। और जब एटीपी भी ब्रेन को नहीं मिल रही और एसिडोसिस भी हो गई है तो ब्रेन प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाएगा और न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज हो जाएंगी। This is all about intro of Krebs cycle and pyruvate dehydrogenase complex. If you have any question, you are free to ask. Thank you.